नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तमाम नई स्कीम और सेवाओं के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में सीएससी की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, वह भी घर बैठे। इन सभी विषयों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आज फुटकर न्यूज के सीएससी मंच पर एक बार फिर से बात करेंगे सीएससी और एग्रीकल्चर की। कॉमन सर्विस सेंटर और एग्रीकल्चर के पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से कॉमन सर्विस सेंटर एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक अहम भूमिका अदा कर रहा है और तमाम स्कीम और सुविधाओं को दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों तक पहुंचा रहा है। तो आइए सीएससी और एग्रीकल्चर के पार्ट 2 की ओर चलते हैं, जहां हम सीएससी एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोजेक्ट हेड और वीएलई से जानेंगे कि किस तरह से वो एग्रीकल्चर से जुड़ी सारी स्कीम को किसानों तक पहुंचा रहे हैं। सीएससी के एग्रीकल्चर की तमाम स्कीमों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएससी एसपीवी से जनरल मैनेजर प्रबल प्रताप सिंह और इफ्को न्यू दिल्ली के चीफ मैनेजर मार्केटिंग रजनीश पांडे जी। आप दोनों गेस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। सबसे पहले सवाल मैं प्रबल जी आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉमन सर्विस सेंटर ने खेती किसानी में लोगों की बहुत सहायता की है। क्या लगता है कि इससे खेती में जो बदलाव है वो भी आएगा? और क्योंकि सीएससी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो खेती किसानी में बदलाव आया और जो किसान है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा? जी जी, तो सबसे पहले तो मेरे सभी वीएलई भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने बोला कि सीएससी का किसान और खेती में क्या किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली हमने देखा कि हमारे जितने भी सीएससी सेंटर्स हैं आज की डेट में हर ग्राम पंचायत में अवेलेबल है। और ग्राम पंचायत का मतलब होता है हर गांव से हम लोग कनेक्टेड हैं। तो गांव में हम किस तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं जिससे कि किसान की देखा जाए जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है वो लेने के लिए थोड़ा सा उन्हें दूर जाना पड़ता है ना, तो वो अपने घर पर ही ये चीज प्राप्त कर सके। तो इसमें हम ये प्रोडक्ट अपने वीएलई के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने ब्लॉक लेवल पे बहुत सारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का भी गठन किया है, हमने डिस्ट्रिक्ट वीएलई सोसाइटी का भी गठन किया है। इन सभी चैनल्स के थ्रू हम ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे रेट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि किसान की लागत कम कर सकें और उनका जो उपज है उपज के साथ साथ उनकी इनकम में वृद्धि कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। प्रबल जी, अब आपके बाद मैं रजनीश पांडे जी के पास जाना चाहूंगी। वो न्यू दिल्ली से हमारे साथ रजनीश पांडे जी हैं। रजनीश जी, आपसे मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि नैनो यूरिया क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी मैं, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि नैनो यूरिया क्या है। हाँ, नमस्कार मैडम और नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को। इफ्को की तरफ से आप सभी का सादर आभार। इफ्को एक किसानों द्वारा बनाई गई सहकारी समिति है जो 1967 में गठित की गई। उसमें मात्र 57 समितियां थी, मात्र 6 लाख रुपए की अंश पूंजी थी और आज किसानों की सेवा में ये समिति, इसमें 36,000 सहकारी समितियां इसमें जुड़ चुकी हैं जो कि 30,000 करोड़ का कारोबार कर रही है। और हम जितने भी काम करते हैं हम किसान को बीच धुरी में रख के करते हैं, चाहे वहां पर जनरल इंश्योरेंस देने की बात हो, चाहे वहां पर एडवाइजरी की बात है, या फिर उच्च गुणवत्ता के कृषि निवेश यानी फर्टिलाइजर्स या फिर सीड्स उपलब्ध कराने की बात हो। तो इफ्को इसमें अग्रणी संस्था और किसानों को समर्पित संस्था है। इसके बाद मैं सीएससी की बात करना चाहूंगा। सीएससी को मैं एक रूप से भविष्य किसानों के लिए एक और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक भविष्य का तंत्र देखता हूं, एक नेटवर्क देखता हूं, क्योंकि इनके पास 5 से 6 लाख वीएलई है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें से 80% वीएलई ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ही हैं। और जो हमारे किसानों को, और इनके पास तकनीक भी है, कंप्यूटर में ये लोग अच्छे लिटरेट हैं, इनको अच्छी जानकारी है। तो आज इस विश्व में जितनी भी तकनीकी कृषि से संबंधित तकनीकी चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, वो सभी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जी। और इसमें मैं वीएलई की बहुत बड़ी भूमिका देख पाता हूं।
और साथ में इनके द्वारा FPO भी गठित किए गए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उनके माध्यम से भी ये सारी सूचनाएं और सारी सुविधाएं हमारे किसानों तक पहुंच सकती हैं। इफ्को और CSC का आपस में करार है और हम इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे किसान आज तक जो कृषि निवेशों का प्रयोग करते रहे हैं, उनके हमारे जो फसल होती है, फसल को तत्वों की जरूरत होती है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता है, वैसी हमारी फसलों को भी भोजन की आवश्यकता है। जी। आज तक हम ये सारे तत्व फर्टिलाइजर के माध्यम से दे पाते थे, जो हमारे पारंपरिक फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि यूरिया, NPK, DAP। इन उर्वरकों की उपयोग क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। जैसे कि अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया की उपयोग क्षमता मात्र 30% है। हमारे किसान इसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में इसको खेत में फेंकते हैं। जब हम इसको खेत में फेंकते हैं तो जब तक ये जड़ के पास नहीं गिरेगा तब तक हमारी फसलों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए 30 किलो अगर उसने खेत में फेंका टॉप ड्रेसिंग की, उसमें 20 किलो ऐसा होता है जो जड़ के पास नहीं गिरता, वो इधर उधर जाके गिर जाता है। इससे मेरे सभी किसान भाई इससे सहमति रखते हैं। तो 20 किलो तो वहां लॉस हो गया, और इसकी 30% तक की उपयोग क्षमता है जी। यानी कि 10 किलो जो बचा उसमें से मात्र 3 किलो ही हमारी फसल को प्राप्त हो पाता है। यानी 30 किलो में से मात्र 3 किलो ही हमारी फसलों को प्राप्त हो रहा है। यानी कि एक्चुअल में मात्र 10% की ही हमारी उपयोग क्षमता रह गई जी। ऐसे में क्या हुआ, ये जितना यूरिया था इसकी उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्षमता होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है। तो जैसे हम इसको खेत में फेंकते हैं तो ये तुरंत उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। परिवर्तित होते होते तो वो क्या होता है, जब हमारी फसलें उसको प्राप्त नहीं कर पाती तो वो जमीन के अंदर चला जाता है या फिर ऊपर एनवायरनमेंट में वाष्पित होके वहां चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे सारे के सारे प्रदूषण का बहुत अधिक असर है इसका। हमारा जितना भी पर्यावरण पे प्रदूषण है, हमारी जमीन में पानी का जो प्रदूषण है, और जो हमारी मृदा है जहां से हम खेती कर रहे हैं, उसके भी स्वास्थ्य को बहुत अधिक हानि होती है। इन तीनों चारों कारण से, और किसान की लागत बढ़ती है। किसान की लागत ऐसे बढ़ती है, जब एक बार आपने यूरिया डाला तो हमारी फसल जो है सक्यूलेंट हो जाती है। एक बार में ही हमारी फसल को बहुत अधिक नत्रजन मिलता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। तो सक्यूलेंट होते ही वहां पर बहुत सारे कीट और उसमें रोग लगने लगते हैं। जब रोग लगते हैं तो हमारे किसान भाई उसमें कृषि रसायन का प्रयोग करते हैं, तो वो एक और खर्चा हो जाता है। तो इस तरह से हमारे खर्चा भी बढ़ता है, आमदनी घटती है, और उपयोग जो उत्पादन जो होता है फसल का वो भी कम होता है। इन सभी चीजों को देखते हुए इफ्को, जो कि किसानों की समर्पित संस्था है, हमने ये देखा कि इसमें नई तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी जो कमियां हैं इसको दूर करना पड़ेगा, तभी किसानों को जो खेती है वो लाभप्रद खेती के रूप में परिवर्तित हो सकेगी। इस चीज को देखते हुए हमने नैनो यूरिया का इजाद किया। इफ्को ने इस बात पे ध्यान दिया कि अगर इसकी उपयोग क्षमता को बढ़ाया जाए तब इसके कम मात्रा में ही अधिक से अधिक हमारी फसल की मांग को पूर्ति की जा सकेगी। नैनो यूरिया एक किस्म का इसके अंदर जो नत्रजन का जो कण है वो बहुत ही नैनो पार्टिकल के रूप में है। नैनो पार्टिकल यानी कि हमारे जो यूरिया का जो कण आता है उसका 55,000वां भाग अगर हम कर दें तो उतना छोटा नैनो कण होता है, और उसकी उपयोग क्षमता हमने इतनी बढ़ा दी। अगर इसका सरफेस एरिया जो हमने बढ़ाया है तो उससे उसकी उपयोग क्षमता बढ़ गई, तो 10,000 गुना हमने इसकी सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, तो इसकी उपयोग क्षमता 85% तक पहुंच गई। जहां 30% थी वहां 85% तक पहुंच गई। तो बहुत कम मात्रा में एक बोतल आधा लीटर की जो नैनो यूरिया की बोतल है वो एक बैग यूरिया को रिप्लेस करती है। अगर हमारे किसान भाई 2 बैग अगर प्रयोग करते हैं अपनी फसल में तो वो 1 बैग नॉर्मल पारंपरिक यूरिया का प्रयोग करते हैं अब,
और एक बैग रिप्लेस करके टॉप ड्रेसिंग सारी की सारी खत्म करके वो नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इसको हर गांव में, हर खेत तक पहुंचाने का काम जिम्मेवारी हमारे वीएलईस की, एफपीओस की है। जी मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि इसका अधिक से अधिक प्रचार करें और डायरेक्ट इसको खुद क्रय करके वो खुद क्रय करें और इसको अपने किसानों तक बांटें और किसानों को भी इसको खरीदवाएं। ये मेरा उनसे अपील रहेगी। प्रबल जी, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगी कि रजनीश जी ने एफपीओ की बात की थी, आपने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात की। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना और उससे होने वाले लाभ की तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, इसमें सीएससी जो है वो एफपीओ को किस तरह से सहयोग कर रही है? जी, जैसा कि देखा है, हम अपने वीएलई जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए हम दिन प्रतिदिन नई सर्विसेज का हम अपने सिस्टम में ऐड करते रहते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे वीएलई एक वाइबल मॉडल बना के वो एक अपना रोजगार पैदा कर सकें और एक अपनी इनकम कर सकें। इसी तरीके से हमने एफपीओ और इस एग्रीकल्चर कृषि में भी हमने इसी तरीके से काम किया है कि जितने भी हमारे वीएलई भाई बहन इंटरेस्टेड हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए, उसके लिए हमने कुछ कंपनियों के साथ में अनुबंध किया है जहां से हमारे वीएलई अपनी कंपनी फॉर्म करा सकते हैं। वो एक नॉमिनल रेट पे होती है, बहुत कम रेट है। अगर कोई वीएलई बाहर जाता है और अकेले बात करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको वहां पे पैसा ज्यादा देना पड़ता है ना। सीएससी जब सारे वीएलई के बिहाफ पे बात करती है तो वो जो रेट है वो कम रेट होते हैं। एक तो हम वहां पे वीएलई का बहुत सारा पैसा बचाते हैं, साथ ही साथ एफपीओ कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी चल रहा है, मतलब इंडिया में ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन एफपीओ क्या जो सिस्टम चल रहा था वो एक वायबल मॉडल था या फिर सक्सेसफुल मॉडल रहा है, उसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं और लोग सोचते रहते हैं कि ये मॉडल कैसे चलेगा। तो इसमें जो हमारी जो आपने बात की कि खूब चर्चा हो रही है इस तरीके, इसको कैसे किया जाए, तो हमें बेसिकली इसमें हम सर्विसेज का एक बुके प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम एफपीओ को डिफरेंट तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कुछ एफपीओ हैं, जैसे मान लीजिए कि वो पशुपालन में काम करना चाहती है ना, तो हम उनको पशुपालन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कुछ हैं जैसे फिशरीज में काम करना चाहते हैं तो उनको फिशरीज से रिलेटेड, बहुत सारे एफपीओ हैं जो कि एग्री इनपुट में भी काम करना चाह रहे हैं, तो हम उनको अपने इफ्को के प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि रजनीश जी ने अभी बात की कि नैनो यूरिया है और बाकी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर हैं, उनको हम एक अच्छे रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको उनको अगर वो अकेले जाते हैं मार्केट में किसी भी ब्रांड के पास में, वहां पे लेने में ये प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी चीजें हम एक बुके ऑफ सर्विसेज के रूप में अपने सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनको ये इजीली चीज प्रोवाइड हो सकती है और बहुत ही मिनिमम लागत पर। तो ये मेजर बेसिकली सीएससी के थ्रू लाभ है जी। ओके, तो फिर आपने बताया कि जो एफपीओ से ये सबसे अच्छी चीज ये है कि नॉमिनल प्राइस में सीएससी के थ्रू जो है इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि एफपीओ की हम बात कर रहे हैं तो एफपीओ की ट्रेनिंग, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और अगर हैंड होल्डिंग की बात करें तो सीएससी का क्या योगदान है इसमें? जी जी, तो इसमें हम देखेंगे तो अगर अपने ट्रेडिशनल चैनल की बात करेंगे, जितने भी हमारे इंडिया में एफपीओ हैं, तो बेसिकली सबसे बड़ी जो आज के हमारे समाज में जो हमारे किसान है वहाँ परेशानी क्या होती है, सबसे बड़ी चीज होती है उनका नेटवर्क नहीं होता। वो जिस गांव के रहते हैं, गांव से ज्यादा ब्लॉक और तहसील लेवल तक उनकी जान पहचान होती है। सीएससी का नेटवर्क जो है ऑल ओवर इंडिया में है। हम अपने जैसे आसाम का कोई फार्मर है, अगर उसे तमिलनाडु की कोई चीज चाहिए, कन्याकुमारी से चाहिए, तो हम वहां से अपने नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है, हमारा चैनल, हमारी जो रीच है वो हमारी स्ट्रेंथ है। इसके साथ साथ जो हैंड होल्डिंग की बात की, एक सिर्फ एफपीओ बनाना वो सोल्यूशन नहीं है। एफपीओ बनाने के बाद उसे सस्टेन करना वो एक सोल्यूशन है। सस्टेन मींस वो कैसे सर्विस करते हैं, कैसे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और वो किस चीज को लेके इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एग्री इनपुट ही सेल करेंगे, बाकी चीज भी उनको करनी है। जैसे किसान की उपज है उसको बाजार में सेल कराना, ठीक है। उनको फार्म मशीन्स जो होती हैं, जैसे एफपीओ का जो बेसिक पर्पज है वो है फार्मर की लागत को कम करना और फार्मर की इनकम में वृद्धि करना, ठीक है।
तो लागत कैसे कम होगी? लागत ये कम होगी, जो जैसे फार्म मशीनरी है वो सारे जितने भी मेंबर हैं वो आपस में एज अ रेंटल यूज करें, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं उनको सारे लोगों में वो डिवाइड करें, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हम हैंड होल्डिंग करते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ कंप्लायंस वाला पार्ट होता है जो कि लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी हम अपने लेवल पर कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम हम अपनी जितने भी हमारे एफपीओ के ऑफिस आपने कंप्लायंस की बात करी प्रबल जी, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि एफपीओ के स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में सीएससी की क्या भूमिका है? जी, तो ये एफपीओ के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कंप्लीट कैसे किए जाएं। आज की डेट में देखा जाए, अगर कोई इंडिविजुअल एफपीओ कहीं किसी सीए या सीएस के पास जाता है तो पता लगता है कि उसने साल में कमाया 15-20 हजार रुपए, अगर पहली साल एफपीओ बनाए तो, ठीक है, और उसे कंप्लायंस में इससे ज्यादा पैसा देना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नॉमिनल रेट पे, एक तरीके से हम बोलेंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ गवर्नमेंट के चालान की फीस जाती है, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। जनरली एफपीओ की कमियां ये रहती हैं कि वो जैसे कोई चीज खरीद रहे हैं तो जीएसटी फाइल नहीं कर पाते, ठीक है। तो टाइमली जीएसटी फाइल करें, टाइमली आईटीआर रिटर्न फाइल करें, और बाकी जितनी भी कंपनी से रिलेटेड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है वो हम अपने अनुबंधित सीए के थ्रू, जो भी हमारे साथ फॉर्म हमारे साथ अनुबंधित हैं, उन सभी के थ्रू हम ये चीज करा रहे हैं। और कोई भी हमारी एफपीओ, हमारा उद्देश्य है कि कोई भी हमारी एफपीओ ऐसी न रहे जो कि ब्लैक लिस्टेड हो जाए, है ना। हम चाहते हैं कि सारी की सारी एफपीओ हमारी ये कंप्लायंस पार्ट कंप्लीट करें, और अगर उनको कहीं पे कोई मदद नहीं मिल रही है तो हमारे जो भी स्टेट के रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनसे बात कर सकते हैं और ये चीज कंप्लीट करा सकते हैं। बिल्कुल। रजनीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इफ्को द्वारा प्रदान किए जा रहे नैनो यूरिया और पानी में घुलनशील उर्वरक को सीएससी किस प्रकार से किसान तक पहुंचाने में मदद कर रही है? इस संदर्भ में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सीएससी के वीएलईज हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ये व्यावसायिक मॉडल है, यानी कि ये रोजगार देने का एक तरीके से मॉडल है, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कुछ रोजगार भी दिया जाए और वो ऐसे काम करें जो कि समाज के लिए, कृषि के लिए और कुछ अच्छी सुविधाएं वहां के लोगों को प्रदान कर सकें। तो इस तरीके के मॉडल में बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। तो अब इसमें हमारा काम आता है अब दो चीजें, नैनो यूरिया स्पेशलिटी फर्टिलाइजर, इसकी उपयोगिता क्या है खेती में, दूसरी चीज इससे सीएससी वीएलई को अगर कोई लाभ होगा तभी तो उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक व्यावसायिक मॉडल है, हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दो भाग में, कि मैंने नैनो यूरिया के बारे में आपको बताया, नैनो यूरिया की उपयोगिता क्या है, उसको प्रयोग कैसे करते हैं, इसकी मैंने बहुत सारी चीजों बारे में बहुत सारी बातें पहले भी बताई हैं, पर मैं यहाँ पे भी मैं आपको बहुत संक्षिप्त में इसकी कैसे इसको उपयोग करते हैं और इसको क्या सावधानियां, इन चीजों पे मैं आपको बता देता हूँ। 2 मिनट इसमें लूंगा। और जल विलय उर्वरक क्या होते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है, वो मैं आपको ये 5 मिनट में ये चीजें बता के फिर वीएलई से कैसे लाभ अर्जित कर सकते हैं और अपने किसानों की सेवा कर सकते हैं, इस भाग में मैं बताऊंगा। तो मैंने नैनो यूरिया जो आधा लीटर की जो बॉटल है, सबसे पहले नैनो यूरिया जब फसल आपकी 35 दिन की हो जाए, अब इसका उपयोग 2 भाग में किया जाएगा। इसके 2 स्प्रे किए जाते हैं, जो हमारी खड़ी फसल है उस पर हमें इसके स्प्रे किए जाते हैं, और पहला स्प्रे इसका 35 से 40 दिन पे किया जाता है और दूसरा उसके 15वें दिन के बाद दिया जाता है। तो पहला स्प्रे जब करें, इसको नैपस्पैक स्प्रेयर्स जो होते हैं या फिर पावर स्प्रेयर हो गया, अभी तो हम इसको ड्रोन, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ड्रोन्स को इसमें इंक्लूड करने का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नहीं है हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन लोगों की बहुत बड़ी एक इसमें कंट्रीब्यूशन है कि अब ड्रोन के भी माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसको स्प्रेयर के अंदर हम 250 ml 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पहला स्प्रे और दूसरा स्प्रे 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका हम करते हैं। तो कुल ये आधा लीटर की बोतल से हमारा पूरा का पूरा एक खेत, 1 एकड़
के लिए ये सफिशिएंट है। और अगर कहीं पर ज्यादा यूरिया का प्रयोग होता है किसी फसल में, तो उसमें ज्यादा नैनो यूरिया का प्रयोग होगा। यानी कि हम 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसकी डोज है। तो जितना यूरिया हमारे जिस फसल में होता है प्रयोग, उसी हिसाब से नैनो यूरिया का प्रयोग भी बढ़ जाएगा जी। तो पहला स्प्रे 35 से 40वें दिन पे, दूसरा स्प्रे 15 दिन बाद 55वें दिन पे। हम इसको नैपसैक स्प्रेयर में पानी में 6 टंकियां जो लगती हैं उसके अंदर पानी में घोल के इसका स्प्रे कर देते हैं। जी। इसके साथ में यदि हम अगर कोई दूसरा जल विलेय उर्वरक या फिर सागरिका का प्रयोग करना चाहें तो बिल्कुल करना चाहिए। इसमें सागरिका का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। 250 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे किया जा सकता है। जी। ये इसके प्रयोग के बारे में हुई सावधानियां। इसमें ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है। जी। इसमें नैनो नाम सुन के कोई भी किसान इसमें ना डरे। इसमें यदि कोई पूछता है तो इसमें बताया जा सकता है कि टोटली इसके अंदर जो नैनो नाइट्रोजन जो है कंटेंट, वो बहुत ही सेफर साइड में है। इसलिए कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। और एकदम सेफ्टी के सारी मानकों को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत ये बनाया गया है और एफसीओ में रजिस्टर्ड है। जी। तो इसमें टोटली ये सेफ प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। जी। तीसरी बात, जल विलेय उर्वरकों का प्रयोग इसके साथ किया जा सकता है। जी। अब जैसे हमारे नैनो यूरिया और जल विलेय का और दोनों को मिला के हम अगर स्प्रे कराएं तो बहुत सारी हमारे खर्चे किसान का बढ़ सकता है। अब एक मैं आपको एक कंपैरिजन बताना चाहूंगा। जैसे पारंपरिक हमारी एक फर्टिलाइजर है 12-32-16 एनपीके 12-32-16। इसके एक बैग की कॉस्ट लगभग 1500 से 1700 रुपए आज के समय में होने जा रही है, हो रही है। अगर हम एक काम करें, हमारे किसान भाइयों को मैं बता रहा हूं कि नैनो यूरिया की एक बोतल आती है 240 रुपए की। जी। एक हमारा वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आता है मोनो पोटेशियम फॉस्फेट 05234। इसका 1 किलो यानी 05234 का 1 किलो आता है 248 रुपीज, अराउंड 250, 250 रुपए। तो 240 प्लस 250, 490 में 12-32-16 के जितने किसान जो बैग यूज करते थे वो नैनो यूरिया प्लस 05234 का प्रयोग अगर करें तो उस बैग को रिप्लेस कर सकते हैं। पारंपरिक जो खेती जो में जो पारंपरिक यूरिया जो यूज कर रहे थे 12-32-16 जो यूज कर रहे थे, उसकी जगह पर नैनो यूरिया प्लस वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का यानी कि नैनो यूरिया प्लस 05234 का प्रयोग करके उसको रिप्लेस किया जा सकता है। जी। प्रबल जी, क्योंकि अब हमने नैनो यूरिया की बात करी रजनीश पांडे जी से, मैं आपके पास आके फिर से पूछना चाहूंगी कि खेती किसानी करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मृदा परीक्षण भी इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सीएससी की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, क्या योगदान दे रहा है सीएससी मृदा परीक्षण में? मिट्टी परीक्षण एक कृषि में बहुत ही अहम योगदान रखता है। जैसे कि कोई भी मनुष्य या कोई भी आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, कि किसी भी बीमारी को जानने से पहले उसमें पता होना चाहिए कि क्या चीज इनके अंदर है, क्या चीज नहीं है, ठीक है। तो जब हम जिस मृदा से अपने जो भी कृषि प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट नहीं, जो भी हम खेती कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज हमें देने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो मैं दोबारा से बोलूंगा, जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग है, लोग अपने हिसाब से यूरिया, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दे देते हैं, ठीक है, यूरिया, डीएपी, एनपीके, ठीक है, अंदाजे से दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ जितने भी प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं सारा टेस्ट करके देना चाहिए। क्या पता उसमें डीएपी की, फास्फोरस की जो जरूरत है जो हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई गेहूं बोता है तो उसमें 80 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देते हैं, है ना, क्या पता उसमें फास्फोरस ऑलरेडी हो तो ये देने की जरूरत ही नहीं पड़े। जो कि किसान 1250 रुपए का 1200 का जो बैग खरीद रहा है उसमें 180% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो कम उनको डालना पड़े, ठीक है। और बाकी किसान की एक और सोच होती है कि वो सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट ही देता है, 3 ही खाद देता है, बाकी चीज देना ही नहीं चाहता, है ना। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, ये सारी चीजें भी डालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मृदा में हर
न्यूट्रिएंट का, हर माइक्रो न्यूट्रिएंट का देना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो उससे जो उपज प्राप्त हो रही है, जो फसल प्राप्त हो रही है, वो क्वालिटेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज का पता करने के लिए मिट्टी का परीक्षण होना बहुत जरूरी है। तो हम अपने जितने भी वीएलई भाई हैं और हमारी जितने भी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी है, हर फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ज्यादातर जगह पे, और हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि मिट्टी की जांच करके भी आप किसान की लागत को कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। लागत कम करने के साथ साथ आप किस तरीके से उनकी इनकम में वृद्धि कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली जब लागत कम होगी तो ऑटोमेटिकली वो उनकी इनकम में वृद्धि हो जाएगी। जब उनको ये पता लगेगा कि मिट्टी में इस चीज की कमी है और जिस चीज की, जिस न्यूट्रिएंट की कमी अगर वो देंगे तो उससे उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अवेयरनेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि हम ये प्रोडक्ट डालेंगे तो इससे इतनी उपज बढ़ेगी और हमारी जमीन में इस चीज की कमी है। अगर हम सीएससी के टेली कंसल्टेशन की बात करें, एग्रीकल्चर टेली कंसल्टेशन की, और अगर उसमें हम उन युवाओं की बात करें, उन खेती करने वाले युवाओं की बात करें जो अच्छी आधुनिक और लाभदायी खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कितना असरकार रहेगा एग्रीकल्चर कंसल्टेशन? जी जी, ये आजकल देखा है हमने कि हमारे जो मतलब किसान भाई हैं, जब भी वो खेती करते हैं तो जनरली वो जो पुराना करते आ रहे हैं वो वही करते हैं, है ना। इसके पीछे रीजन है, एक है उनका डर, है ना, कि उनको अगर कोई नई चीज करेंगे तो उसमें क्या होगा, क्या प्रोडक्ट डालेंगे, कौन सा बीज डालेंगे और कितनी खाद डालेंगे, वो चीज उनको पता नहीं होती। तो इस चीज के लिए हमने आईसीआर के साथ में अनुबंध किया, करार किया, ठीक है। आईसीआर के अंडर में अगर इंडिया की मतलब भारतवर्ष में 714 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किसी में 3 में है और किसी में 1 है, ठीक है। तो इन कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट के थ्रू हम अपने फार्मर को कनेक्ट कराते हैं। तो जिस भी फार्मर की अगर कोई, जैसे किसी क्रॉप में अगर कोई डिजीज है, कोई इंसेक्ट पेस्ट है, इस तरीके की चीजें, तो वो डायरेक्ट उन साइंटिस्ट से बात करके वीएलई सेंटर के थ्रू वो वहां से एडवाइजरी ले सकते हैं कि उनको क्या इसमें बेसिकली इसको सुधारने के लिए क्या केमिकल डालना है, क्या दवा डालनी है। साथ ही साथ बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो कि नई परंपरागत खेती छोड़कर नई खेती करना चाहते हैं ना, कुछ क्रॉप पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हर किसान केवीके में तो नहीं जा सकता, ठीक है। केवीके में जाने के लिए उसके पास टाइम भी होना चाहिए, फिर पता नहीं वहां जाएंगे तो वो वैज्ञानिक उनको टाइम देंगे भी या नहीं देंगे, ये भी बहुत बड़ी चीज है। प्रबल जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना कि समय लगता है, फिर वो अपने गांव से निकल के बाहर जाएंगे, समय लग रहा है, कभी मौसम खराब हो गया या कोई भी परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं जो समय है वो उतना बचा सकते हैं टेली कंसल्टेशन के माध्यम से। जी जी जी, बिल्कुल समय बचा सकते हैं, साथ ही साथ समय के साथ साथ वो पैसा भी बचा सकते हैं, जाने आने में जो खर्चा होता है। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी चीज, वहां पे जाएंगे तो वैज्ञानिक साहब टाइम देंगे या नहीं देंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि क्या पता उनके पास टाइम हो या ना हो। जी, तो इस टेली कंसल्टेशन के थ्रू कोई भी किसान, कोई भी एफपीओ हमारा डायरेक्ट कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं और वो किसी भी तरीके की कृषि से रिलेटेड एडवाइजरी ले सकते हैं। जो भी उनको कृषि से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो सारी चीजें ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और पार्ट है, बहुत सारे जो कैटलिस्ट होते हैं, जो बेसिकली जो पशुपालक होते हैं जी, वो अपने पशुओं को दिखाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है पशु को साथ में लेकर, ठीक है। तो एक सर्विस और है हमारे यहाँ पे, वो है ई पशु चिकित्सा, वो भी सेम इसी मॉडल में है। उसमें ई पशु चिकित्सा के थ्रू कोई भी फार्मर, कोई भी एफपीओ अपने वीएलई सेंटर के थ्रू डायरेक्ट वेटनरी डॉक्टर को अपने पशु का कंसल्टेशन करा सकते हैं और जो भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन लेके उनको दे देते हैं। तो उनके जो भी अगर कोई परेशानी, वो परेशानी दूर की जा सकती है। तो बेसिकली इसमें जो 3 फायदे में है जो कि आपने बताया, एक है कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, अपने गांव में ही अपने सेंटर पे करा सकते हैं। दूसरी चीज पैसे की बचत है, तीसरी चीज टाइम की बचत है। ये 3 मेजर बेनिफिट। यस जी बिल्कुल, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत अच्छा माध्यम बन चुका है लोगों की इन सारी ये 3 समस्याएं जो है उनकी उससे निजात मिल जाती है टेली कंसल्टेशन के थ्रू। और इसमें वीएलई की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि वही है जो किसानों को और उन वैज्ञानिकों को, उन डॉक्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और अब प्रबल जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो वीएलई है और जो एफपीओ है, वो सीएससी के थ्रू एग्री प्रोडक्ट जो है, एग्री इनपुट जो है, वो किस तरह से खरीद सकते हैं? जी जी, तो हमारे जितने भी वीएलई भाई बहन हैं और हमारी जितनी भी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी और डिस्ट्रिक्ट वीएलई सोसाइटी हैं,
तो उसके लिए हमने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि प्लेटफॉर्म हमारा है www.csceagri.in। अगर वो डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू जाते हैं तो वहां पर CSC ई-एग्री इस नाम से ये पोर्टल है। इस पोर्टल पे इफ्को के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, और बाकी और भी ब्रांड है जैसे स्टिल है, ठीक है, इसी तरीके से टाटा रैलिस है, बेयर है, और डिफरेंट कैटल फीड्स हैं, डिफरेंट अमूल है, आपका गोदरेज एग्रोवेट है, डिफरेंट कंपनी हमने ऑनबोर्ड कर रखी है। जिस भी VLE और FPO और सोसाइटी को ये प्रोडक्ट परचेज करने, तो इसमें दो कैटेगरी है बेसिकली, ये वो मैं यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ा देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे VLE बोलते हैं कि हम तो इससे परचेज ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म एक रिटेल प्लेटफॉर्म है, मींस जब भी वो लाइसेंसिंग प्रोडक्ट परचेज करने जाएंगे तो वहां पर लाइसेंस की जरूरत है, ठीक है। जैसे जब वो इफ्को के प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, जैसे कि रजनीश जी ने बताया कि वहां पे जो मार्जिन है 15% है, किसी प्रोडक्ट में 20% 22% भी है ना, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए उनको लाइसेंस लेना जरूरी है, ठीक है। जब उनके पास लाइसेंस होगा तभी वो परचेज कर पाएंगे। अगर किसी भी FPO के पास, VLE के पास, सोसाइटी के पास लाइसेंस है और वो परचेज करना चाह रहा है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और अपने स्टेट के जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन है उनसे बात कर सकते हैं और अपने को उस प्लेटफॉर्म पे इनेबल करा सकते हैं। तो एक ये सिस्टम है। और जो नॉन लाइसेंसिंग प्रोडक्ट है वो कोई भी VLE, कोई भी FPO, कोई भी सोसाइटी उस प्लेटफॉर्म से बाय कर सकती है, ठीक है। लाइसेंस पार्ट गवर्नमेंट का एक तरीके से कंप्लायंस पार्ट है, वो मैंडेटरी है ना, बिना लाइसेंस के वो नहीं परचेज कर सकते, ठीक है। इसमें एक और चीज हमने एड ऑन की है, अगर कोई VLE बिना लाइसेंस के परचेज करना चाह रहा है, वो उसके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक गांव में 100 या 200 किसान रहते हैं, उनको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो वो कैसे इफ्को के प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। तो इसके लिए एक इफ्को ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो कि ifcobazaar.in नाम से है, ठीक है। उस पर जाएगा, VLE डायरेक्ट वहां से बुक कर सकता है उस किसान के लिए प्रोडक्ट, वहां पे VLE को 4% डिस्काउंट है, ठीक है। फर्क इन दोनों पोर्टल में इतना है कि जब CSC ई-एग्री पे जाएगा तो वहां पे मार्जिन बढ़ जाता है, मींस 10 से लेके 15-20% तक मार्जिन हो जाता है, और जब इफ्को बाजार पे जाएगा तो वहां पे जो डिस्काउंट है वो 4% रह जाता है, क्योंकि वहां पे लाइसेंस की जरूरत नहीं है और वहां पे VLE रख कर सेल नहीं कर सकता, लेकिन किसानों के बिहाफ पे बुकिंग कर सकता है। तो ये दो प्लेटफॉर्म है हमारे, जो कि डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्टेड है और एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंडर है, जहां से हमारे VLE भाई बहन और हमारी जितनी भी FPO सोसाइटी प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल जी। तो ये थे हमारे साथ इफ्को न्यू दिल्ली से रजनीश पांडे जी, जो कि चीफ मैनेजर मार्केटिंग है, और CSC SPV से जनरल मैनेजर प्रबल प्रताप सिंह। आप दोनों गेस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। साथ ही साथ हमारे गेस्ट ने हमें ये भी बताया कि किस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर और इफ्को का जो टाइप है, जो पार्टनरशिप है, वो किस तरह से खेती किसानी करने वाले दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की मदद कर रही है, कितना लाभ जो है वो खेती किसानी करने वाले किसानों को मिल रहा है, खासकर से युवाओं को। बहुत ही अच्छी अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की जो स्कीम्स है वो CSC ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को दे रहा है, जिससे वो उस स्कीम्स का लाभ उठाकर अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। इफ्को की कई सारी प्रोडक्ट्स है, कई सारे जैसे कि रजनीश पांडे जी ने हमें बताया कि नैनो यूरिया जो होता है उसका किस प्रकार से जो खेती किसानी करने वाले जो किसान है उसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको किस प्रकार से वो सभी प्रोडक्ट्स, वो सभी जो चीजें हैं उनको किस तरह से सुविधाजनक हो सकती है। और अब CSC मंच में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपिन कुमार केशरवानी जी, जो कि कौशाम्बी से हैं, जो कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी कि CSC VLE है। विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। ओके, थैंक यू मैम। जी, सबसे पहले आपसे ई-एग्री पोर्टल पर बात करना चाहूंगी। आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे काम करता है CSC का ई-एग्री पोर्टल और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मिल सकती हैं। मैम, CSC एग्री पोर्टल हमारा एक किसान बेस पोर्टल है जी, जिसमें हम किसानों को इफ्को से रिलेटेड प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कि यूरिया, DAP, NPK जी, और नैनो यूरिया और कंसार्टिया तरल है जी, हमारा, घुलनशील आता है हमारा 888, और हम लोग बेंटोनाइट सल्फर है, सागरिका है, जैविक खाद है, जी, और नीम की खली हो गई, पोटास हो गया। जी, ये इसको रिलेटेड हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम किसानों को सेल करते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। जी, रिलीज के माध्यम से हम उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हमारे जो जिले में पूरे सेंटर हैं ऑल ओवर, वो उसको हम हर सेंटर से अपने ऑनलाइन बुक करके किसानों के यहाँ डायरेक्ट डिलीवर करा सकते हैं।
जी और हम जो भी प्रोडक्ट है उसको अपने सोसाइटी में यहाँ से अब डायरेक्ट किसान आके भी ले सकते हैं। जी जितने भी सब्सिडी प्रोडक्ट, नॉन सब्सिडी प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन मिल जाते हैं, जो सब्सिडी प्रोडक्ट है वो सेंटर पे आने पड़ते हैं। जी। अच्छा विपिन जी, एक चीज और है कि कृषि किसानों को ना कृषि मशीनरी की जरूरत पड़ती है, कृषि यंत्र की जरूरत पड़ती है, तो क्या एग्री पोर्टल पे कृषि यंत्र भी मिल जाते हैं? और कौन कौन से यंत्र जो है, जो कृषि मशीनरी है, जो ई एग्री पोर्टल पे मिल जाती है? मैम CSC एग्री पोर्टल पे हमारे पास मशीनरी, जैसे लोग दवा छिड़काव के लिए छिड़काव की मशीनें हो गई, जी और घास कटिंग के लिए होती है मशीनें, ग्रॉस कटिंग, जी वो मिल जाएंगी। और जैसे गेहूं की कटाई हो गई, गेहूं जी की रुपाई के लिए होता जी है, वो सारी मशीनें हमारे पोर्टल पे मिल जाती हैं। जी और जैसे बहुत सारे जो छोटे किसान हमारे हैं जो जी नहीं खरीद सकते हैं, बिल्कुल, उनके मैं लिए आपसे हम यही ये पूछना मशीनें चाहती थी कि जो छोटे किसान हैं जो हाँ नहीं खरीद सकते हैं, क्या उनके लिए भी कोई ऐसी स्कीम है? क्या उनके लिए भी बैंक फाइनेंस या फिर कोई रेंटल सुविधा है जो देती है ई हाँ एग्री हाँ हाँ। पोर्टल? ये हमारा जो, अगर जो किसान फाइनेंस पे लेना चाहते हैं तो हमारे CSC का SGFC के साथ वो है, हम SGFC के साथ उनको, और बाकी जैसे बैंक हमारी है, BOB है, उनके साथ उनको हम वो करके फाइनेंस करा देते हैं। जी वो फाइनेंस से ले लेते हैं। और अगर जो कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमारे सोसाइटी पे उनका हम किराए के लिए भी रखते हैं। जी जैसे छिड़काव की मशीनें हो गए, कटाई के लिए कुछ रखते हैं हम लोग मशीनरी, वो हम लोग उसके लिए भी रखते हैं। जी। विपिन जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं, क्या वो भी, गांव की महिलाएं भी क्योंकि खेती करती हैं, तो क्या जो ये जी ई जी। एग्री पोर्टल है कॉमन सर्विस सेंटर का, क्या महिलाएं भी इसका लाभ लेती हैं, जो महिला किसान हैं? हाँ, महिला किसान भी, जैसे पुरुष किसान हमारे हैं वैसे महिला किसान भी ये सुविधा, जी हमारी सारी सुविधाएं ले सकती हैं। जी कोई भी बिल्कुल। जैसे पूरा मतलब पुरुष किसान है वैसे महिला जी किसान भी सारे चीजों का लाभ ले सकती है उसी तरह। जी। विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विपिन कुमार केसरवानी जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर का जो ई एग्री पोर्टल है वो गांव के जो छोटे किसान या फिर सीमांत किसान है उनको किस प्रकार से मदद करती है, चाहे वो मशीनरी खरीदना चाहे, चाहे उसे फाइनेंस पर लेना चाहे, चाहे उसे रेंट पर लेना चाहे, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से ई एग्री पोर्टल के जरिए जो किसान है वो अपनी मशीनरी खरीद सकते हैं। महिला किसान है उनको भी इसका पूरा पूरा लाभ मिल पा रहा है। तो CSC और एग्रीकल्चर के स्पेशल शो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर तमाम स्कीमों को किसानों तक पहुंचा रहा है, सुविधाएं पहुंचा रहा है। वहीं पार्ट 2 में हमने आपको बताया कि VLE और जो प्रोजेक्ट हेड है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और जो VLE है वो किस तरह से वो सभी सुविधाओं का लाभ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों तक पहुंचा रहे हैं।